गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संरक्षण प्रणाली, ट्रस्टीशिप सिस्टम। अमीरों से अतिरिक्त धन प्राप्त करने की समस्या। प्राचीन काल में भारतीय समाज में सदैव ही यह समस्या रही कि धनी व्यक्तियों के पास उसकी निजी आवश्यकताओं से कहीं अधिक धन और संपत्ति होती है, जबकि लाखों ही निर्धन व्यक्ति अपने जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य भी नहीं होते। बहुत अधिक व्यक्तियों की निर्धनता, कंगाली और आर्थिक तथा मानसिक समस्याओं का कारण यही होता है कि कुछ एक व्यक्ति ही बहुत बड़ी मात्रा में धन तथा संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जबकि साधारण लोग अपना खून पसीना बहाकर भी जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। गांधी जी का विश्वास था कि यदि लोग उतना ही धन और संपत्ति अपने पास रखें जितनी की उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भूख और कंगाली नहीं रहेगी और प्रत्येक व्यक्ति संतोषजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। ऐसा गांधी जी का विश्वास था कि अमीर लोग केवल जरूरत का पैसा ही अपने पास रखें। परंतु गांधी जी के सामने यह समस्या भी थी कि धनी व्यक्तियों से फालतू धन कैसे प्राप्त किया जाए। साम्यवादी विचारधारा ने इस संबंध में एक विधि तो अवश्य बताई थी, परंतु गांधी जी उस विधि से सहमत नहीं थे। साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार तो पूंजीपति और बड़े बड़े जमींदारों को उनकी संपत्ति से की हिंसक क्रांति द्वारा वंचित किया जा सकता है, परंतु उस क्रांति द्वारा स्थापित श्रमिकों की सरकार पूंजीपतियों की श्रेणी को बिल्कुल समाप्त कर सकती है। इस विधि में हिंसा का प्रयोग किया जाना था, परंतु गांधी जी का विचार था कि हिंसक कार्यवाही के विरुद्ध पूंजीपतियों को की श्रेणी को समाप्त करने से समाज और श्रमिक को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। समाज एक ऐसी श्रेणी से वंचित हो जाएगा जिस श्रेणी के लोगों के पास अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा धन एकत्रित करने की कला होती है। इसके गांधी जी का विचार था कि शक्ति ग्रहण करने के पश्चात श्रमिकों में ही फूट पड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए गांधी जी समाज में धन के अन्यायपूर्ण विभाजन को समाप्त करने के लिए साम्यवादी सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना ही सिद्धांत पेश किया, जिसे संरक्षणता या न्यास प्रणाली कहा जाता है। संरक्षण प्रणाली की व्याख्या। संरक्षण के सिद्धांत की बहुत साधारण व्याख्या है कि धनी व्यक्तियों को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि जो फालतू धन तथा संपत्ति उनके पास है वह उन्होंने अपने श्रम से नहीं अपितु दूसरे लोगों के परिश्रम का फल है। उनका वह धन व संपत्ति समाज की पूंजी है तथा वह स्वयं इस धन या संपत्ति के लिए समाज के केवल संरक्षक हैं। दूसरे शब्दों में वह धनी व्यक्ति इस धन और संपत्ति के स्वामी नहीं बल्कि उसकी स्थिति केवल संरक्षण वाली है। उन्हें केवल उतना धन और संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए जितनी उनकी साधारण आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। शेष धन और संपत्ति को संपूर्ण समाज के भले के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि गांधी जी ने सभी धनी व्यक्तियों को धन और संपत्ति बनाने से मना नहीं किया, बल्कि केवल इस बात का ज्ञान दिया कि जो अतिरिक्त धन और संपत्ति वे कमाते हैं वह उनके अपने प्रयोग के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि संरक्षणता के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए पूर्ण रूप में अहिंसा का प्रयोग करना है। गांधी जी का यह सिद्धांत मनुष्य की न्यायिक भावना और मानवीय प्रभाव पर आधारित है। वास्तव में गांधी जी की यह संरक्षणता का सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि ईसाई पादरियों ने तथा मध्यकाल की हिंदू ऋषियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सिद्धांत की व्याख्या की है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि वह ब्रह्मांड में जो कुछ है वह अंतिम रूप से सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही है। इसलिए उसकी प्रत्येक वस्तु को उसके ही मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी के संरक्षण प्रणाली की मूल विशेषताएं क्या थी? तो इसमें सबसे फर्स्ट है, संपत्ति और दौलत परमात्मा की अमानत है और इसका उद्देश्य सर्वहितकारी है। ईसाई मत, हिंदू धर्म, अन्य अनेक धार्मिक संप्रदायों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सांसारिक मनुष्यों के पास जो संपत्ति या दौलत है ये सब ईश्वर की अमानत है और उस दौलत का उद्देश्य समस्त का कल्याण है। गांधी जी का संरक्षक प्रणाली का मुख्य सिद्धांत मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है।
गांधी जी ने अपनी संरक्षक प्रणाली द्वारा धनी व्यक्तियों को यह एहसास करवाने का प्रयास किया है कि उनकी संपत्ति, उनका धन जो है वो अपना उनका नहीं है, बल्कि यह सब कुछ सर्वशक्तिमान ईश्वर का है। वे तो केवल धन दौलत के संरक्षक हैं। संरक्षक का कर्तव्य है कि वे अपनी परमात्मा की संपत्ति या दौलत का प्रयोग उस समस्त लोगों की भलाई के लिए करें जो ईश्वर ने पैदा किए हैं। पूंजी कोई बुराई नहीं है। गांधी जी के अनुसार पूंजी बुराई नहीं है, उसका गलत प्रयोग बुराई हो सकता है। पूंजी को बुराई न मानते हुए गांधी जी अमीरों को पूंजी से वंचित नहीं करना चाहते थे। वे तो अमीरों को यह उपदेश देते हैं कि वह सभी साधनों द्वारा करोड़ों रुपए कमाने का प्रयत्न करें। यदि गांधी जी के लिए पूंजी बुराई होती तो वे अमीरों को करोड़ों रुपए कमाने का उपदेश न देते। पूंजी के दुरुपयोग को बुराई मानते हुए उन्होंने अमीरों को यह कहा कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल आवश्यक पूंजी अपने पास रखें तथा शेष पूंजी दूसरे व्यक्तियों की भलाई के लिए व्यय करें। गांधी जी का यह विचार था कि पूंजीपतियों को जबरन साधनों द्वारा पूंजी से वंचित करने के साथ अथवा पूंजीपतियों की श्रेणी को समाप्त करने से समाज में एक ऐसी श्रेणी के लोगों से वंचित हो जाएगा जिसके पास धन कमाने और धन इकट्ठा करने की कला होती है। वो भी गरीब जो होते हैं वो तो केवल मजदूरी करने के लायक होते हैं, ऐसा गांधी जी का वो मानना था। और जो उद्योग फैक्ट्री लगाते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, इसलिए उस वर्ग को ख़त्म करके, पूंजीपति वर्ग को ख़त्म करके उद्योग फैक्ट्रियाँ ही नष्ट हो जाएंगी। इस कारण गांधी जी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पूंजीपति केवल उतना ही पूंजी अपने पास रखें जितने की उनको निजी आवश्यकताओं के लिए होनी चाहिए। शेष पूंजी का केवल वह संरक्षक होगा। नेक्स्ट है, प्रकृति ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफ़ी कुछ पैदा किया है। गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं के लिए काफ़ी कुछ पैदा किया है। वे इस विश्वास को मानने वाले थे कि संसार में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफ़ी कुछ है, परंतु किसी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिए इस संसार में कमी है, क्योंकि लालच कभी पूरा नहीं होता। गांधी जी का यह विचार था कि यदि लोग उतना ही अपने पास रखें जितने की उनको आवश्यकता है तथा लालच में धन दौलत का भंडार न करें तो इस संसार में भूखमरी और कंगाली नहीं रहेगी। लेकिन यदि लोग इस सिद्धांत के विपरीत अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन इकट्ठा करेंगे तो भूखमरी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। नेक्स्ट है, अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन भंडार करना चोरी है। गांधी जी ने कहा था कि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक वक्त का भोजन ही मिलता है और उस भोजन में भी एक रोटी या चुटकी भर नमक ही होता है। ऐसी अवस्था का मुख्य कारण यह है कि अनेक लोगों ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन एकत्रित किया हुआ है। गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि इस तरह धन एकत्रित करना चोरी के समान है, क्योंकि अमीर व्यक्ति जो कुछ वे एकत्रित कर रहे हैं वह उनका अपना नहीं है। इसलिए गांधी जी ने धनी व्यक्तियों से कहा कि वे अधिक से अधिक धन अवश्य कमाएं, परंतु चोरी के दोष से बचने के लिए वे आवश्यकताओं से अधिक धन के संरक्षक बनकर रहें अथवा उस धन को उन लोगों की भलाई के लिए खर्च करें जो कंगाली तथा भूखमरी के शिकार हैं। धन संपत्ति त्यागने में वास्तविक आनंद है। गांधी जी ने धनी लोगों से कहा था कि सभी साधनों द्वारा करोड़ रुपए कमाई, परंतु यह समझ लो कि तुम्हारी दौलत तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह दौलत लोगों की है। अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम अवश्य लो तथा शेष धन को समाज का के लिए प्रयोग करो। गांधी जी ने धनियों से अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहा था। उन्होंने धनी लोगों को चेतावनी दी कि जिस तरह धन की रक्षा करने के लिए तुम तनख्वाह का रक्षक लगाते हो, वह रक्षक ही उसके दुश्मन बन सकते हैं। वे शस्त्रों के प्रयोग द्वारा उनका धन छीन सकते हैं। धनी लोगों के समक्ष अपने धन से वंचित होने के दो साधन हैं। एक तो शस्त्रों के प्रयोग से उनको वंचित किया जाए तथा दूसरा अहिंसा पर आधारित प्रणय द्वारा अतिरिक्त धन त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने धनियों को यह बताया था कि शस्त्रों के प्रयोग का साधन ही उचित है, क्योंकि ऐसे साधनों द्वारा समाज में अशांति उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे साधनों द्वारा समाज में अशांति फैलती है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सामाजिक भलाई के लिए उद्देश्य से अपनी इच्छा अनुसार धन कमाने में ही वास्तविक आनंद है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने धनियों को प्रेरित किया था। आर्थिक समानता स्थापित करने का साधन। गांधी जी संरक्षण प्रणाली द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते थे। आर्थिक समानता से तात्पर्य है सभी लोगों की एक जैसी स्थिति नहीं है। उनकी आर्थिक समानता के सिद्धांत का निष्कर्ष यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो।
गांधी जी का यह विश्वास था कि जब तक भूखमरी के शिकार लाखों लोग और धनी लोगों के मध्य घोर असमानताएं रहेंगी तो अहिंसा पर आधारित शासन प्रणाली की संभावना नहीं हो सकती। यदि धनी लोग अपने स्वेच्छानुसार धन का त्याग नहीं करेंगे तो हिंसक खूनी क्रांति की संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए गांधी जी ने आर्थिक समानता पर बल दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक समानता से मेरा अभिप्राय सभी लोगों के समान आर्थिक स्तर से नहीं और नहीं सभी लोगों के पास एक जैसे साधन हैं। उनकी आर्थिक समानता से अभिप्राय सभी लोगों की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको धन प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जो सब हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो सभी लोगों की पूरी होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का विश्वास था। नेक्स्ट है अहिंसा, असहयोग और सविनय अवज्ञा की आज्ञा। गांधी जी को यह पूछा था कि यदि धनी लोग अपने धन का त्याग करके निर्धनों के लिए संरक्षक नहीं बनते तथा अधिक से अधिक निर्धन भूखमरी का शिकार रहते तो ऐसी स्थिति में निर्धन लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा था कि ऐसी स्थिति में निर्धन लोग अहिंसक, असहयोग, सविनय अवज्ञा के साधनों द्वारा धनी लोगों को अतिरिक्त धन के संरक्षक बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। गांधी जी का यह मत था कि निर्धन के सहयोग के बिना धनी लोग धन इकट्ठा ही नहीं कर सकते। यदि निर्धन को अपनी ताकत का ज्ञान हो जाए तो वह अहिंसक साधनों द्वारा धनियों को संरक्षक बनने के लिए विवश कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि यदि कृषक मजदूर कार्य करने से इनकार कर दे तो जमींदार उनके कार्यों को करने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि काश्तकार संगठित हो जाए तो वे जमींदारों को अहिंसक साधनों द्वारा अतिरिक्त धन त्यागने और संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो यहाँ गांधी जी का कहने का अभिप्राय था कि अगर अहिंसक रूप से मजदूर वर्ग संगठित हो जाए और हड़ताल का मार्ग अपना ले तो पूंजीपति वर्ग जो है ये अतिरिक्त पैसा को समाज में लगाने के लिए या उनमें बांटने के लिए विवश हो जाएंगे। ये ऐसे उद्देश्य के लिए उन्होंने असहयोग, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आदि अहिंसक साधनों का प्रयोग करने की ओर इशारा किया। राज्य के हस्तक्षेप की आज्ञा। गांधी जी से जब यह पूछा गया कि यदि धनी लोग अपनी स्वेच्छा से अतिरिक्त धन का त्याग नहीं करते तो निर्धन लोग भी अहिंसक साधनों द्वारा धनी लोगों को संरक्षक बनाने के लिए विवश करने में समर्थ नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के जवाब में गांधी जी ने कहा था कि ऐसी स्थिति में कम से कम शक्ति का प्रयोग द्वारा राज्य ऐसी स्थिति को नियमित कर सकता है। तो इसमें गांधी जी का कथन से स्पष्ट सैद्धांतिक रूप में राज्य स्वामित्व के पक्ष में नहीं थे, पर जिस अवस्था में कोई बचाव ही न हो तो गांधी जी फिर राज्य स्वामित्व को मंजूर करते थे। तात्पर्य है कि वे राज्य द्वारा धनी लोगों के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे, परंतु वे इस बात को स्वीकार करते थे कि यदि किसी कठिन परिस्थिति में मुआवजा रहित नीलामी करने की आवश्यकता हो तो ऐसा किया जा सकता है। प्रबंध संरक्षकों के हाथों में। गांधी जी से जब यह प्रश्न पूछा गया कि यदि धनी लोग अतिरिक्त धन को संरक्षक प्रणाली के अधीन अर्पित कर देंगे तो फिर उस धन के संबंध में उसकी स्थिति क्या होगी। इस प्रश्न का गांधी जी ने जवाब दिया था कि संरक्षक उस धन दौलत के प्रबंध होंगे। अतिरिक्त धन अर्पित कर देने पर उसका प्रबंधक समाप्त नहीं हो जाएगी। इतना अवश्य है कि उसको वह धन निजी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा। संरक्षण प्रणाली का जो रूप निश्चित किया जाएगा उसका अपना धन अर्पित करने वाला धनवान संरक्षक होगा और धन का प्रबंध भी उसके हाथों में ही होगा। संरक्षक के उत्तराधिकारी की नियुक्ति। प्रश्न भी यह उठता है कि संरक्षक का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इसके संबंध में गांधी जी ने कहा था कि संरक्षक अपने उत्तराधिकार का नाम अपने आप प्रस्तावित करेगा, परंतु उस नाम की अंतिम मंजूरी राज्य द्वारा ही दी जाएगी। जो पहले या मौलिक संरक्षक होगा वह अपना उत्तराधिकारी निश्चित करेगा और उसके पश्चात उसके संरक्षक को अपने उत्तराधिकारी का नाम प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त होगा, परंतु न ही अंतिम आदेश देने की शक्ति राज्य के हाथों में होगी। स्पष्ट है कि संरक्षक का उत्तराधिकारी निश्चित करने में संरक्षक तथा राज्य दोनों की ही भूमिका होगी। इस प्रकार आज का ये हमारा टॉपिक था संरक्षण प्रणाली।